नमस्कार साथियों, गर्व श्रृंखला का 33वां क्लास आप देख रहे हैं, जहां पर हम आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आते हैं। सामान्य अध्ययन का संपूर्ण तैयारी का यह सीरीज है साथियों, जिसमें इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उत्तर होगा सी, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश काल के दौरान सामूहिक हत्याकांड, नृशंस हत्याकांड अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है, जिसे कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? क्योंकि साथियों जल्ली नाम का एक व्यक्ति था, इसी का बागीचा था। जल्ली नामक व्यक्ति के बागीचे में यह कांड हुआ था, इसीलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। साथियों 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में रोलैक्ट सत्याग्रह भी चलता है। रोलैक्ट सत्याग्रह कब चला था? तो 6 अप्रैल 1919 को। क्यों चला था? तो गांधी जी ने रोलैक्ट कानून के विरुद्ध में यह आंदोलन चलाया था। रोलैक्ट कानून क्या था? देखिएगा, रोलैक्ट कानून रोलैक्ट कानून साथियों, ये 1917 ईस्वी में एक सिडनी रोलैक्ट नाम का जज था। सिडनी सिडनी रोलैक्ट नाम के जज की अध्यक्षता में 1917 में एक कमेटी गठित की जाती है। इसी कमेटी की सिफारिश पर 2 साल बाद 1919 में मार्च 1919 में रोलैक्ट कानून पारित हो जाता है। रोलैक्ट कानून पारित हो जाता है। इस कानून में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इसको लाया गया था। इस कानून को काला कानून कहा जाता है गांधी जी के द्वारा। रोलैक्ट एक्ट को किसने काला कानून कहा? काला कानून कहा था गांधी जी ने। किसने इसे वकील बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रोलैक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा। इस कानून में था क्या साथियों? इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद उनको मौका नहीं दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का, अपना वकील रखने का, डायरेक्ट उनको जेल हो जाएगा। तो इसलिए इसको काला कानून और बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। इसी कानून के तहत साथियों दो महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इन दो महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को, नेतृत्वकर्ता क्रांतिकारी थे साथियों, महत्वपूर्ण थे ये। इन दोनों लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हीं की रिहाई के लिए आंदोलन होता है, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाया जाता है। कहाँ पर? तो पंजाब में कहाँ पर? अमृतसर में कहाँ पर? तो अमृतसर में साथियों जल्ली नामक व्यक्ति के बागीचे में। यही बागीचे में पुलिस फोर्स लेकर के आता है आर डायर। आर डायर जो उस समय पुलिस अधीक्षक था, ये पुलिस फोर्स लेकर के आता है और यहाँ पर इकट्ठी शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन कर रही भीड़ थी उस पर गोली चलाने का आदेश दे देता है पुलिस अधीक्षक आर डायर। इसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन उस समय सरकार के द्वारा रिपोर्ट दिया गया कि मात्र 300 प्लस लोग ही इसमें मारे गए थे। उस दौरान साथियों पंजाब का गवर्नर था, नाम महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, याद रखिएगा। उस दौरान पंजाब का गवर्नर था, पंजाब गवर्नर माइकल ओ डायर। माइकल माइकल ओ डायर माइकल ओ डायर पंजाब का गवर्नर था, और आर डायर पुलिस अधीक्षक जिसने आदेश दिया गोली चलाने का। पंजाब का जो गवर्नर था उस दौरान माइकल ओ डायर, इसको लंदन में जाकर के मार्च 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर मार्च 1940 ईस्वी में हमारे देश के क्रांतिकारी उधम सिंह ने गोली मारी। उधम सिंह ने गोली मार करके पंजाब के तत्कालिक गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या करके इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया, रिवेंज लिया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी? नाइटहुड की पदवी त्याग दिया था जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उत्तर देखिएगा, बी उत्तर होगा। डिटेल देखिएगा साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों से दो उपाधि मिली थी, सर और नाइटहुड। ये दोनों उपाधि इन्होंने त्याग दिया था जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा गांधी जी ने भी कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी। कैसर ए हिंद उपाधि गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, ये भी इन्होंने वापस लौटा दिया था। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम शंकर नायर, याद होगा अगर पीसीएस का परीक्षा भी आप दिए हैं तो। शंकर नायर गवर्नर
जनरल के कार्यकारिणी परिषद में ये सदस्य थे। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में सदस्यता इन्होंने छोड़ दी थी। यानी कि वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति थे शंकर नायर। इन्होंने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के अपना पद छोड़ा था। इसके अलावा परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस घटना के बाद वकालत छोड़ दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वकालत छोड़ने वाले नामों में आप याद रखेंगे, सबसे पहले मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, दूसरा नाम उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू, तीसरा नाम आप याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा नाम इनके भाई विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल और विट्ठल भाई पटेल दोनों लोग वकील थे। इन लोगों ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया। सी आर दास, चित्तरंजन दास, ये सभी नाम ऐसे हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से अपनी वकालत छोड़ दी थी। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? उत्तर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड और सर दोनों उपाधि त्याग दिया था। उत्तर देखिएगा सी। चौथा प्रश्न पूछा गया है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई थी जिसका उद्देश्य था इसका जांच करना। लेकिन इस जांच में साथियों लीपापोती कर दिया गया, किसी को दोषी नहीं करार दिया गया बल्कि उसको पुरस्कृत किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसने अच्छा कदम उठाया। हंटर आयोग साथियों, हंटर से संबंधित दो शब्द और आप याद रखेंगे। एक हंटर कमीशन था। हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में शिक्षा में, और शिक्षा में भी बेसिक एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए एक आयोग गठित हुआ था, हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में। इसके अलावा साथियों हड़प्पा सभ्यता के लिपियों को वैज्ञानिक पद्धति पे पढ़ने का प्रयास किया था हंटर महोदय ने। इनका नाम था विलियम हंटर। विलियम हंटर, ये तीनों अलग अलग है साथियों। विलियम हंटर का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जिसको आज तक नहीं पढ़ा गया, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसे वैज्ञानिक पद्धति पर पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की लिपि को वैज्ञानिक पद्धति पर पढ़ने का प्रयास विलियम हंटर ने किया था, लेकिन ये भी नहीं पढ़ पाए थे। इनसे पूर्व में साथियों वैडिल महोदय ने वैडिल ने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, ये नहीं पढ़ पाए। पहले ये थे जिन्होंने पढ़ने का प्रयास किया, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाए। विलियम हंटर वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ने का प्रयास किया, ये भी नहीं पढ़ पाए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि साथियों याद होगा आपको, आपने पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता। गौमुद्रिका लिपि या हलावर्त लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि उसको कहा जाता है। वो साथियों एक बार दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं ऐसे लिखा गया, इसलिए इसको कहते हैं गौमुद्रिका लिपि। और इसमें साथियों भाव और चित्र दोनों का अंकन है, यही कारण है कि इस लिपि को नहीं पढ़ा गया। इन्होंने अपना वैज्ञानिक पद्धति लगाया तब भी नहीं पढ़ पाए। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? उत्तर होगा उधम सिंह। उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर के 1940 ईस्वी में पंजाब का तत्कालिक जो गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसकी हत्या कर दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड का रिवेंज ले लिया। छठा प्रश्न पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। उत्तर बी, महात्मा गांधी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद साथियों ये हंटर आयोग की अध्यक्षता में एक समिति अंग्रेजों के द्वारा गठित की गई जिसने जांच किया और जांच में लिपापोती करके किसी को दोषी नहीं ठहराया। उसके बाद साथियों भारत में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा उसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, कांग्रेस जांच समिति। किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। इसका रिपोर्ट लिखने का कार्य यानी कह सकते हैं कि अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये लोग दोषी थे। सातवां प्रश्न पूछा गया है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? उत्तर होगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ये उत्तर हो जाएगा। शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे। इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की के खलीफा, खलीफा पद है साथियों, तुर्की का खलीफा, पूरी दुनिया में मुस्लिम जगत जो है जिसको अपना गुरु धर्मगुरु मानती है, तुर्की खलीफा। उस दौरान तुर्की के खलीफा को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने अपमानित किया, इनको बोरे में बंद करके पीटा भी, बहुत ज्यादा इनको जलील किया, अपमानित किया। इसी के कारण पूरी दुनिया भर के मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। ऐसा ही आंदोलन भारत में भी हो रहा था, खिलाफत आंदोलन। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और गांधी जी ने कहा कि यह सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके लड़ेंगे। इस आंदोलन को और बड़े पैमाने पर ला करके गांधी जी ने
1920 में असहयोग आंदोलन में इस आंदोलन को मर्ज कर दिया, मिला दिया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चला था, उसमें खिलाफत आंदोलन भी मर्ज कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। 8वां प्रश्न पूछा गया है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। उत्तर, गांधी जी ने। 1919 के खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया था और इसके साथ असहयोग आंदोलन को मर्ज कर दिया था, मिला दिया था। 9वां प्रश्न है, 1921 का मोकला आंदोलन शाखा थी। उत्तर होगा खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन जो 1919 में चला था, इसकी शाखा दक्षिण भारत में केरल में भी देखने को मिलती है। केरल में मोकला काश्तकारों के द्वारा मोकला आंदोलन चलाया जाता है जमींदारों के विरुद्ध। मोकला काश्तकार किसानों के द्वारा 1921 में केरल में चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी वो। 10वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चला। देखिए साथियों, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेक्ट एक्ट के बाद गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर का पहला आंदोलन चलता है, असहयोग आंदोलन। राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय स्तर का भारत में पहला आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था, असहयोग आंदोलन था। कब चला था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को साथियों, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन हमारे देश में चलता है। गांधी जी ने कहा कि अगर हम लोग सही से असहयोग आंदोलन पूर्ण करते हैं तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। कब कहा था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत में। लेकिन साथियों, 1 अगस्त 1920 को ही हमारे देश में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी तिलक जी का स्वर्गवास हो जाता है। किस आंदोलन की शुरुआत में हमारे देश के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी का निधन हो जाता है? बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। 11वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न था, नमक कानून नहीं था साथियों, पंजाब में अत्याचार था, रोलेक्ट एक्ट था। ये तीनों कारण थे कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन नमक कानून साथियों, ये 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बाकी तीनों कारण थे कि हमारे देश में गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा। असहयोग आंदोलन जिसमें खिलाफत आंदोलन भी मिल गया था और पंजाब में रोलेक्ट सत्याग्रह जो चला था, उसके पूर्व की जो घटना हम लोग पढ़े हैं वो चीजें थी, और रोलेक्ट एक्ट भी था। असहयोग आंदोलन जब चला साथियों 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 2 वर्ष पूरा होने के बाद भी 4 फरवरी 1922 ईस्वी तक कोई परिणाम नहीं मिला था। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना हो जाती है जिसे इतिहास में चौरी चौरा कांड कहा जाता है। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा गोरखपुर जिले में स्थान है। चौरी चौरा, यहाँ पर भीड़ के द्वारा रैली जुलूस निकाला जाता है। उस जुलूस या रैली में पुलिस के द्वारा गोलीबारी कर दी जाती है, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस अपना जान बचा करके थाने में गई। थाने को बंद करके गुस्साई भीड़ ने आग लगा दिया, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना को कहा जाता है चौरी चौरा कांड। साथियों, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी डेट मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में 4 फरवरी लिखा हुआ है। इसके अलावा चौरी चौरा स्मारक पर भी 4 फरवरी लिखा गया है। लोक सेवा आयोग भी उत्तर 4 फरवरी मानता है, 4 फरवरी 1922 को। उसके बाद इसी दौरान साथियों गांधी जी जो है वो गुजरात के बारदोली में थे। गांधी जी उस दौरान बारदोली में थे। यहीं पर बारदोली प्रस्ताव ला करके गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। असहयोग आंदोलन किस प्रस्ताव से स्थगित होता है? तो बारदोली प्रस्ताव से। कब? तो 12 फरवरी 1922 को। किसने किया था? गांधी जी ने। क्वेश्चन ही पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन जब समाप्त किया, गांधी जी उस दौरान कहाँ थे? चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो गांधी जी उस दौरान कहाँ थे? तो गुजरात के बारडोली में। 12 फरवरी। ठीक इसी से 12 दिन बाद साथियों 24 फरवरी 1922 को गांधी जी दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आकर के गांधी जी दिल्ली में आकर के कांग्रेस के सम्मेलन में पुनः से जो है एक प्रस्ताव पारित करके असहयोग आंदोलन पूरा देश में समाप्त करते हैं। ये दिल्ली प्रस्ताव जो था असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए 24 फरवरी 1922 को, और बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को। इसके बाद साथियों 24 फरवरी के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने नैतिक जिम्मेदारी ले ली थी। चौरी चौरा कांड से गांधी जी दुखी हुए और गांधी जी ने नैतिक जिम्मेदारी ले ली चौरी चौरा कांड की। इसीलिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, 6 वर्ष का कारावास हुआ, लेकिन गांधी जी को स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया गया था। 12वां प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी
और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी उत्तर बी कैसरे हिंद। कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने गांधी जी को दिया था, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में, उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करना रहता है गांधी जी को। उसी दौरान गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। 13वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? उत्तर होगा चित्तरंजन दास। इसके अलावा भी हम लोगों ने पढ़ा साथियों, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल, इन सभी लोगों ने असहयोग आंदोलन के दौरान यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी वकालत छोड़ दी थी और राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। 14वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? अभी हम लोगों ने पढ़ा साथियों, बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है उसी दिन इनका स्वर्गवास हो जाता है। तो असहयोग आंदोलन का समर्थन किया उन्होंने, असहयोग आंदोलन का शुरुआत देखा, लेकिन उसका परिणाम नहीं देख सके, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया। ऐसे भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। 15वां प्रश्न पूछा गया है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? उत्तर बिहार के छपरा। बिहार का प्रमंडल है छपरा, वहाँ राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय नेता के रूप में थे। राहुल सांकृत्यायन हिंदी के विद्वान, ये साथियों इनका जन्मस्थली आजमगढ़, इनकी जन्मस्थली पूछा जाए तो आजमगढ़ और इनका कर्म भूमि छपरा था। 16वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? देखिए प्रश्न पूछ लिया एग्जाम में कि चौरी चौरा कांड का डेट क्या है, तो आप उत्तर करेंगे 4 फरवरी 1922 ईस्वी। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी। कहीं कहीं गलती से 5 फरवरी मिल जाएगा, अगर 5 फरवरी मिले 4 फरवरी न मिले ऑप्शन में तो आप 5 फरवरी के साथ जाइएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप समझिए कि वास्तविक हमको जाना है 4 फरवरी 1922, क्योंकि चौरी चौरा स्मारक पर भी 4 फरवरी लिखा है, एनसीईआरटी के पुस्तकों में भी 4 फरवरी लिखा है और लोक सेवा आयोग भी उत्तर 4 फरवरी मानता है। 17वां प्रश्न पूछा गया है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? उत्तर बी गोरखपुर जिले में है चौरी चौरा। गोरखपुर में चौरी चौरा, जहां 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड होता है। 18वां प्रश्न पूछा गया है, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? उत्तर होगा डी बारदोली में थे। गुजरात के शहर बारदोली में गांधी जी थे 4 फरवरी 1922 को, जब चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। किस प्रस्ताव से? बारदोली प्रस्ताव से। 19वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? उत्तर ए सी आर दास। चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी का निर्माण किया था, कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया था। कब, क्यों? देखिएगा 1922 में जब चौरी चौरा कांड होता है, गांधी जी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए असहयोग आंदोलन स्थगित करते हैं। इस बात से बहुत लोग दुखी होते हैं, उसी में सी आर दास, चितरंजन दास भी थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके एक नया पार्टी बना लिया था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास इसमें अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के, स्वराज पार्टी के महासचिव बनते हैं। 20वां प्रश्न पूछा गया है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुई? तो उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। 1922 में जब असहयोग आंदोलन स्थगित किया जाता है चौरी चौरा कांड के बाद, तो एक नई पार्टी देश में बनती है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, 1923 में स्वराज पार्टी। साथियों गांधी जी से बहुत लोग उस दौरान दुखी हुए जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित किया। कुछ लोगों ने कहा कि अगर कन्याकुमारी कोई गलती करता है तो उसकी सजा कश्मीर को नहीं देनी चाहिए। चौरी चौरा में एक छोटा सा घटना होता है, एक कांड होता है, उसके लिए पूरा असहयोग आंदोलन आप स्थगित कर देते हैं, ये सही बात नहीं। इस बात से बहुत लोग दुखी होकर के कांग्रेस को भी त्याग दिए थे। लेकिन बता दें साथियों आपको, गांधी जी जो है किसी भी रूप में हिंसा को साधन नहीं बनाना चाहते थे। छोटा या बड़ा किसी भी हिंसा को गांधी जी स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने हिंसा होने के कारण चौरी चौरा कांड में पुलिसकर्मी मारे गए थे भीड़ के द्वारा, तो हिंसा हो गया साथियों। तो हिंसा होने के कारण ही गांधी जी ने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 21वां प्रश्न पूछा गया है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? उत्तर सी सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने मिल करके एक पार्टी बनाया स्वराज पार्टी। कब? तो 1923 ईस्वी में। इसमें सी आर दास अध्यक्ष, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू महासचिव। स्वराज पार्टी के महासचिव मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष चितरंजन दास। स्थापना 1923। 22वां प्रश्न पूछा गया है, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? उत्तर होगा डी 1923। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, तो नाराज होकर के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कर दिया था।
23वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, बी उत्तर होगा चितरंजन दास। देश बंधु के रूप में चितरंजन दास को जाना जाता है। कुछ और बातें हम लिख रहे हैं, आप ध्यान रख रहिएगा। दीन बंधु, हमारे देश में दीन बंधु किसको कहा जाता है? तो सी एफ एंड्रूज को कहा जाता है। गांधी जी ने सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु कहा, यानी कि गरीबों का बंधु यानी भाई कहा। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा याद रखिएगा देश नायक। देश नायक किसको कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस देश नायक कहा जाता है। ऐसे ही जन नायक किसको कहा जाता है? जन नायक किसको कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर का उपनाम, कर्पूरी ठाकुर का उपनाम जन नायक। ऐसे साथी लोक नायक किसके उपाधि थी, उपनाम था लोक नायक। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है साथियों। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण का उपनाम था लोकनायक। ऐसे साथियों लोकमान्य, लोकमान्य किसका उपनाम था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उपनाम था। बीजी तिलक का उपनाम था लोकमान्य। 24वां प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? उत्तर होगा डी विट्ठल भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए अपनी वकालत छोड़ दी थी, 1925 में केंद्रीय असेंबली में अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। केंद्रीय असेंबली में अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल 1925। 25वां और अंतिम प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? उत्तर होगा 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में हमारे भारत आता है। भारत आकर के बंबई ये पहुंचता है, बंबई बंदरगाह पर ये पहुंचता है। बंबई बंदरगाह पर पहुंचता है तो इसको काला काला कपड़ा, काला रंग दिखाया जाता है, इसका विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन था क्या साथियों? देखिएगा, साइमन कमीशन एक आयोग था, 7 सदस्यीय, 7 सदस्यीय आयोग था, जिसमें अध्यक्ष था जॉन साइमन। इसका उद्देश्य था, ये आयोग था साथियों, एक कमीशन यानी कि आयोग था। इसका उद्देश्य था इस 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का कि भारत में जो 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसी का समीक्षा करना। ये कहा गया था इस अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, कि इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद, यानी कि लगभग 1929-30 ईस्वी में, 1929-30 ईस्वी में एक आयोग आएगा जो इसकी समीक्षा करेगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या इसका क्रियान्वयन बेहतर हुआ है कि नहीं। तो इसी के लिए साथियों ये आयोग आता है, लेकिन तय समय से पूर्व आ जा रहा है। ये 2 साल 3 साल पहले ही आ जा रहा है। इसके पीछे भी कारण है, एग्जाम में पूछा गया है। तो 1930 में साथियों ब्रिटेन में संसदीय चुनाव होना था। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का संसदीय चुनाव होने वाला था। यही कारण से साइमन कमीशन तय समय से पूर्व में आ जाता है। देखिए साथियों, सितंबर 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 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है लंदन में। साइमन कमीशन का गठन सितंबर 1927, और साइमन कमीशन भारत कब पहुंचता है? तो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचता है, और भारत में बंबई में उतरता है 7 सदस्यीय साइमन कमीशन। वहां इसका विरोध किया जाता है। भारत में हमारे बड़े पैमाने पे साइमन कमीशन का विरोध होता है। साइमन गो बैक का नारा लगता है, काला झंडा दिखाया जाता है। सबसे उग्र विरोध इसका होता है पंजाब में। पंजाब में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय, भीषण विरोध करते समय, हमारे देश के पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को सिर पर लाठी से चोट लग जाता है। सैंडर्स नाम का पुलिस अधीक्षक, जिसने लाला लाजपत राय को सिर पर लाठी से प्रहार किया था, गंभीर रूप से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। कुछ दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया था। लाला लाजपत राय मृत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे सिर पे लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत का किल साबित होगा। बाद में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और भगत सिंह ने सैंडर्स की गोली मार करके हत्या करके लाला लाजपत राय के हत्या का बदला ले लिया था। साथियों, ये था गर्व शरीर सामान्य अध्ययन का 33वां क्लास। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन तक ये वीडियो को पहुंचाइएगा। अनवरत रूप से लगातार आपको ऐसे ही वीडियो मिलेगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।